आज की इस गहराई से चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। आज हमारे पास जो विषय है वो आज हमारे सामने जो नोट्स रखे हैं ना, वो सच में हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। आज हम कैल न्यूपोर्ट की बहुत ही मशहूर किताब डीप वर्क के अहम हिस्सों का एक विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। पर ये विश्लेषण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा का जो हमारा मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि आज की इस लगातार ध्यान भटकाने वाली दुनिया में हम कैसे रेयर यानी दुर्लभ और मूल्यवान बन सकते हैं। और अगर हम इन स्रोतों की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि ये चर्चा सिर्फ प्रोडक्टिविटी या काम की गति बढ़ाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये असल में हमारे ध्यान यानी हमारे अटेंशन के बारे में है। आज के इस शोर शराबे वाले समय में हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच में जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं ना, वही असल मायने में कुछ अर्थपूर्ण और टिकाऊ बना पाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी बात को समझते हैं कि ये डीप वर्क आखिर है क्या। बिल्कुल। स्रोतों के आधार पर अगर देखें तो डीप वर्क का सीधा सा मतलब है एक ऐसा काम जिसमें हमारा पूरा ध्यान लगा हो, जहां किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जहां हमारा दिमाग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहा हो। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कोई प्रोग्रामर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहा हो। हाँ, या कोई लेखक पूरी तरह से डूबकर अपनी किताब का एक नया अध्याय तैयार कर रहा हो। या फिर कोई छात्र बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से किसी मुश्किल विषय को समझने की कोशिश कर रहा हो। इन सभी स्थितियों में दिमाग की पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। और इसके ठीक विपरीत जो चीज खड़ी है वो है शैलो वर्क या उथला काम। उथला काम। हाँ, आज के कॉर्पोरेट और काम करने के माहौल में यही शैलो वर्क सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। मतलब ऐसे काम जो हमारा ध्यान बांटते हैं। बिल्कुल। शैलो वर्क उन सभी कामों को कहते हैं जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती, लेकिन वो हमारा समय और फोकस खा जाते हैं। जैसे लगातार ईमेल चेक करते रहना। हाँ, और हर 5 मिनट में स्मार्टफोन की स्क्रीन देखना, ऑफिस के किसी चैट ऐप पर तुरंत रिप्लाई करने का दबाव महसूस करना, या फिर बिना किसी खास मकसद के बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? स्रोत में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बिजी होना प्रोडक्टिव होने जैसा नहीं है। अरे हाँ, ये तो हम अक्सर, मेरा मतलब है हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं ना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति दिन भर ईमेल्स का जवाब देता है, मीटिंग्स में बैठता है, मैसेजेस का रिप्लाई करता है, तो दिन के अंत में वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं की होती, वो सिर्फ व्यस्त था, प्रोडक्टिव नहीं। शैलो वर्क हमें सिर्फ दुनिया की नजरों में काम करते हुए दिखाता है। हाँ, लेकिन ये हमारे असली लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाता। ये एकदम सटीक बात है। और इसी व्यस्तता से जुड़ा हुआ एक और बड़ा मुद्दा मैंने नोट्स में देखा, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। हम अक्सर देखते हैं कि लोग कई काम एक साथ करने को अपनी बहुत बड़ी खूबी मानते हैं। लेकिन विज्ञान का हवाला देते हुए नोट्स में ये साफ बताया गया है कि मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक इल्यूजन है। एक इल्यूजन? हाँ, इंसान का दिमाग एक साथ 2 जटिल काम प्रोसेस कर ही नहीं सकता। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में हम सिर्फ टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। टास्क स्विचिंग यानी बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जाना। बिल्कुल। और ये टास्क स्विचिंग कोई साधारण चीज नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कैसे? जब हम कोई गहरी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं और अचानक से एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है, हम अपना काम रोककर वो मैसेज पढ़ते हैं और फिर वापस रिपोर्ट पर आते हैं। देखने में तो ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का डिस्ट्रैक्शन लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारे ध्यान का एक हिस्सा उस मैसेज के साथ ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है। अटेंशन रेसिड्यू यानी जब हम वापस अपने मुख्य काम पर लौटते हैं तो हमारा दिमाग अपनी 100% क्षमता पर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और जब दिन भर में ऐसा बीसियों या सैकड़ों बार होता है तो दिमाग की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में ही बर्बाद हो जाती है। इसीलिए डीप वर्क का सबसे बुनियादी नियम यही है कि एक समय में सिर्फ एक काम किया जाए। हाँ, जब सारा फोकस एक ही जगह होता है तभी वो जादू होता है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि अगर ये फोकस इतना ही मुश्किल है तो इसके असल फायदे क्या हैं? नोट्स को पढ़ने के बाद एक बात जो बहुत स्पष्ट होती है वो ये है कि एकाग्रता या फोकस आज के समय में एक सुपर पावर बन चुका है।
एक सुपर पावर। ये कोई आम स्किल नहीं रही अब, और इसके 3 बहुत ही ठोस कारण स्रोतों में बताए गए हैं। उन 3 कारणों में से पहला क्या है? पहला है किसी भी नई स्किल को बहुत तेजी से सीखने की ताकत। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। हमें लगातार नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। और जब दिमाग गहरे फोकस में होता है तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे सीखने की गति और उसे याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और मुझे लगता है दूसरी ताकत है हाई क्वालिटी वर्क, यानी बेहतरीन आउटपुट। एकदम सही। जब कोई इंसान डीप वर्क की अवस्था में काम करता है तो उसके काम की गुणवत्ता किसी भी औसत काम से बहुत बेहतर होती है। वो गलतियां कम करता है और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच पाता है। हाँ, और तीसरी बात जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी वो है इसकी दुर्लभता, रेयरिटी। हाँ, आज के समय में फोकस करने वाले लोग बहुत ही कम बचे हैं। हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। ऐसे माहौल में जो व्यक्ति बिना ध्यान भटकाए कुछ घंटे लगातार काम कर सकता है, उसकी वैल्यू किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो चीज बाजार में दुर्लभ होती है उसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सही कहा। चूंकि गहरा फोकस आज दुर्लभ हो चुका है, इसलिए ये एक अत्यधिक मूल्यवान आर्थिक कौशल बन गया है। ये सच में बहुत उत्साह देने वाली बात है। मैं ये सोच रही थी कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सिर्फ कुछ घंटे फोन दूर रखकर काम करने भर से हम भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं। लेकिन अगर इसके इतने बड़े फायदे हैं तो हम इसे कर क्यों नहीं पाते? आखिर इस डीप वर्क में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इन नोट्स में इसका जवाब बहुत ही सीधे तौर पर दिया गया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन देखने से दिमाग का फोकस पूरी तरह टूट जाता है। और यहाँ जो समस्या है वो सिर्फ तकनीक की नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग की भी है। वो कैसे? स्रोतों से एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उल्टा लगने वाला विचार सामने आता है, काउंटर इंट्यूटिव विचार। अच्छा। आज के समाज में हम सब बोरियत से बहुत डरने लगे हैं। बोरियत से? हाँ, ये तो है। जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिलता है, चाहे बस का इंतजार करना हो, लिफ्ट में जाना हो या चाय की लाइन में खड़े होना हो, हम तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि हम खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को एक बहुत ही खतरनाक आदत डाल रहे हैं। और वो आदत है हर समय तुरंत डोपामाइन पाने की। हाँ, एक तरह का मानसिक इनाम पाने की। मैंने भी नोट्स में पढ़ा कि कैसे हमारा दिमाग इस तुरंत मिलने वाले मनोरंजन का आदी हो जाता है। और अगर हम अपने दिमाग को ये सिखा देंगे कि जरा सी बोरियत महसूस होते ही उसे फोन के जरिए क्विक हिट मिल जाएगा, तो वो कभी भी किसी मुश्किल और उबाऊ काम पर लंबे समय तक टिकना नहीं सीख पाएगा। क्योंकि डीप वर्क अक्सर शुरुआत में उबाऊ या मुश्किल लगता है। बिल्कुल, अगर दिमाग को डिस्ट्रैक्शन की लत लग चुकी है तो वो डीप वर्क करने से तुरंत मना कर देगा। इसी वजह से बोरियत को अपनाना या बोरियत को सहना सीखना इतना जरूरी है। हाँ, फोकस को हम एक मांसपेशी या मसल की तरह समझ सकते हैं। जैसे जिम में भारी वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एकदम उसी तरह, बिना कुछ किए, बिना किसी डिजिटल मनोरंजन के शांत बैठने की जो असहजता है, उस बोरियत को बर्दाश्त करने से हमारे फोकस की मांसपेशी मजबूत होती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनालॉजी है। यानी हमें जानबूझकर अपने दिन में ऐसे पल छोड़ने होंगे जहां हम कुछ न कर रहे हों और फोन भी हमारे पास ना हो। सही कहा। लेकिन अब बात करते हैं कि इस डीप वर्क को असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं आज से डीप वर्क करूंगी कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मोटिवेशन या विल पावर एक बहुत ही सीमित संसाधन है जो दिन ढलते ढलते खत्म हो जाता है। इसीलिए डीप वर्क अचानक या गलती से नहीं होता। इसके लिए हमें बाकायदा कुछ नियम या रिचुअल्स बनाने होते हैं, एक सिस्टम बनाना होता है। और इन रिचुअल्स को लागू करने का जो सबसे व्यावहारिक तरीका इन स्रोतों में सुझाया गया है वो है वर्क ब्लॉक्स बनाना। हाँ, वर्क ब्लॉक्स। इसका मतलब है कि अपने दिन के शेड्यूल में 2 से 3 घंटे का एक ऐसा समय तय करना जिसे कोई भी चीज डिस्टर्ब न कर सके। उस दौरान फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए या पूरी तरह से स्विच ऑफ होना चाहिए। ईमेल या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन ऐप बंद होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उस ब्लॉक के लिए एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि इन 2-3 घंटों में ठीक ठीक क्या हासिल करना है। जब दिमाग को ये स्पष्टता मिल जाती है कि अगले 2 घंटे सिर्फ एक ही काम करना है और कोई रुकावट नहीं आएगी, तो वो काम में बहुत गहराई तक उतर जाता है। ये सच में एक सिस्टम बनाने के बारे में है, ताकि हमें हर दिन फोकस करने के लिए अपनी ही इच्छा शक्ति से लड़ना ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है चर्चा में। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर डीप वर्क इतना ही शक्तिशाली है
तो क्यों ना दिन के 10-12 घंटे यही किया जाए। माँ, हम मशीन की तरह काम क्यों ना करें? हाँ, लेकिन ये आज के समय की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हसल कल्चर वाली सोच। हाँ, जहाँ ज्यादा काम करने को ही सफलता माना जाता है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार किसी भी इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत सीमित होती है। तो एक दिन में कितना डीप वर्क संभव है? विज्ञान बताता है कि एक औसत इंसान दिन में अधिकतम 4 घंटे का ही असली डीप वर्क कर सकता है। सिर्फ 4 घंटे? हाँ, सिर्फ 4 घंटे। इससे ज्यादा देर तक इतनी गहरी एकाग्रता बनाए रखना दिमाग के लिए संभव ही नहीं है। और ये बात हमें आराम या रेस्ट के महत्व की ओर ले जाती है। बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन 4 घंटों के गहन काम के बाद बाकी बचे हुए समय में आराम करना कोई समय की बर्बादी नहीं है। ये असल में हमारे काम का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। प्रॉपर रेस्ट के बिना डीप वर्क लंबे समय तक टिकाऊ हो ही नहीं सकता। यानी दिमाग को रिचार्ज करना जरूरी है। हाँ, जब हम काम से पूरी तरह कट कर आराम करते हैं, जैसे प्रकृति के बीच समय बिताना या सिर्फ शांत बैठे रहना, तभी हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना दिमाग के लिए आराम नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उसे और थकाता है। असली आराम वो है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने का मौका दे। तो अगर हम करियर और काम के नजरिए से देखें तो जो लोग इस डीप वर्क की आदत को अपना लेते हैं वो कम समय में बहुत ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं और एक ऐसी दुर्लभ वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसे कोई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन इस चर्चा का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझे लगा वो करियर और काम की दुनिया से आगे का है। आप डीप लाइफ की बात करिए। हाँ, कैल न्यूपोर्ट सिर्फ काम में प्रोडक्टिव होने की बात नहीं करते, वे गहरी और अर्थपूर्ण जिंदगी जीने की बात करते हैं। ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत और मानवीय पहलू है। एक डीप लाइफ का मतलब है अपने पूरे जीवन को गहराई से महसूस करना। ये सिर्फ हमारे ऑफिस तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका सीधा असर हमारे रिश्तों और हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि पर पड़ता है। जैसे जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ होते हैं और हमारा ध्यान बार बार हमारे फोन की तरफ जा रहा होता है तो वो रिश्ता उथला या शैलो होने लगता है। ये हम सब ने महसूस किया है। हम शारीरिक रूप से तो वहां मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी और हमारा ध्यान शैलो नहीं होता, जब हम पूरी तरह से उस पल में मौजूद होते हैं, सामने वाले को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तब जीवन में संतुष्टि बहुत बढ़ जाती है। और जब हम चीज में गहराई तलाशते हैं तो दिन के अंत में वो जो एक अजीब सा खालीपन लगता है ना, वो दूर हो जाता है। जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने जो कुछ भी गहराई से समझा है, चलिए उसे एक बार संक्षिप्त में समेट लेते हैं। बिल्कुल। ताकि ये सभी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ रहें। पहला मुख्य बिंदु, हमें इस व्यस्त रहने के भ्रम से बाहर निकलकर शैलो वर्क से डीप वर्क की ओर बढ़ना होगा, जहां पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर हो। दूसरा बिंदु, फोकस बढ़ाने के लिए और इसे एक सुपर पावर बनाने के लिए हमें बोरियत को सहना सीखना होगा। स्मार्टफोन जैसी रुकावटों को दूर रखना होगा ताकि फोकस की मांसपेशी मजबूत हो सके। तीसरा बिंदु, डीप वर्क के लिए रिचुअल्स बनाने होंगे। 2 से 3 घंटे के वर्क ब्लॉक्स तय करने होंगे। और ये याद रखना होगा कि दिन में 4 घंटे का गहन काम और उसके बाद का सच्चा आराम सबसे बेहतर है। और चौथा सबसे अहम बिंदु, सिर्फ काम ही नहीं बल्कि अपने जीवन और रिश्तों में भी गहराई लानी है, एक सच्ची डीप लाइफ जीनी है। बिल्कुल। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती अटेंशन हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जाने से पहले एक अंतिम विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। श्रोतों को पढ़ने के बाद एक नया नजरिया मिलता है। वो क्या है? आज की इस दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीशन ज्ञान का नहीं रह गया है। ज्ञान तो हर जगह है। आज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है हमारे ध्यान की, हमारे अटेंशन की। अगर हमारा ध्यान ही यह नियंत्रित करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, तो अगली बार जब आप बिना सोचे समझे अपना फोन उठाएं तो खुद से एक पल रुककर ये सवाल जरूर पूछें, आप अपना ये कीमती ध्यान और अपनी जिंदगी का कंट्रोल आखिर किसे सौंप रहे हैं?